राजस्थान में गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया ने सरकार के हर मंत्री के साथ खास चर्चा की ताकि हर विभाग के 3 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखा जा सके, वो भी खुद मंत्री की ही जुबानी। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 साल कंप्लीट होने को हैं और 3 सालों में अगर बात करें तो एक विभाग चिकित्सा विभाग ऐसा विभाग है जिसकी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रही है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको अभी और 3 साल का अगर देखें तो चिकित्सा विभाग ने एक बहुत बड़ी कह सकते हैं मील का पत्थर साबित किया काम के मामले में। कैसे देखते हैं चिकित्सा विभाग के कामकाज को पिछले 3 साल के? हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को निरोगी राजस्थान की कल्पना जो की थी उसको साकार बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं 3 साल में, और इतने सारे काम किए हैं कि लोगों को निश्चित रूप से लगने लगा कि अब राजस्थान निरोगी साबित होगा। सबसे पहले जो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने फ्री दवाइयों की जो योजना शुरू की थी उसमें पिछली सरकार ने उसमें काफ़ी अच्छा काम नहीं किया। वापस जब हमारी सरकार आई हमने फ्री दवाइयों की संख्या को बढ़ाकर 711 की लगभग किया। गंभीर जो बीमारियां थी, कैंसर है, गुर्दा है, श्वास है, ऐसी गंभीर बीमारियों के भी इलाज की भी व्यवस्था फ्री दवाइयों की और आज हम कह सकते हैं फ्री दवाइयों के बाद फ्री जांच की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, आज उसको भी हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जब ये दवाइयाँ फ्री हो गई तो जांच जब फ्री नहीं थी, लोगों को जांच कराने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था। आज हमारे सब सेंटर से लेकर सब सेंटर है, पीएचसी है, सीएचसी है, सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जहाँ भी ये चिकित्सा संस्थाएं हैं वहाँ पर आज फ्री जांच होकर लोगों को फ्री दवाइयाँ, फ्री जांच होकर फ्री इलाज मिल रहा है। इससे बड़ी जो निरोगी राजस्थान की कल्पना नहीं हो सकती है। और हमने जो तय किया है कि लोगों को, गरीब आदमी है, असहाय लोग हैं, आवासहीन लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित हुई अशोक गहलोत जी की योजना। और निरोगी राजस्थान की आज लोग कहने लग गए कि वास्तव में अब दवाइयाँ जो जाँच है उससे राजस्थान की जो हालात है पहले से बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। आपने देखा होगा कोविड में जब हमारी इतनी सारी महंगी दवाइयाँ, बहुत सारे महंगे इंजेक्शन आए, वो भी सारे हमने फ्री में दिया। चाहे इंजेक्शन 50,000 का आया हो, 40,000 का आया हो, चाहे 20,000 का, सब निःशुल्क इलाज। कोविड में भी जब हमारे यहाँ पर पहली लहर दूसरी लहर आई, कोविड में भी सारी दवाइयाँ हमने फ्री की। तो निश्चित रूप से राजस्थान को निरोगी बनाने में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोविड की जाँच पहले नहीं थी, यहाँ कोई जाँच नहीं होती थी। यहाँ शुरू में जब हमारे केस आए तो हमने उसको पूना और वहाँ दिल्ली में जांच के लिए भेजे, जहाँ 5 दिन में 6 दिन में रिपोर्ट आती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला जो कदम उठाया कि हमारे कोविड की जांच की सारी यहाँ सुविधाएं दी। आज सभी ज़िलों में कोविड की जांच हमारे यहाँ सुविधा है। 1 लाख से भी अधिक जांच पर डे यहाँ पर होती है और रिजल्ट भी 24 घंटे से पहले आ जाता है, जिससे पता चल जाए इसको कोविड है कि नहीं है। इतना सारा काम हमारी सरकार ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी के काम की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कोविड का बेहतर प्रबंधन किया, उनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री करे। इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ पर कोविड का भी, दवाइयों का भी, फ्री दवाइयों का भी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। आज उसी के लिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए सरकार ने पूरा कदम उठाया। मंत्री जी, 2 मार्च 2020 का दिन राजस्थान में पहला केस जो है कोविड का आया था और उस दौरान हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कोविड को फेस करने की स्थिति में। आज हम पूरी तरह से तैयार हैं कोविड को फेस करने की स्थिति में, लेकिन अब नए वेरिएंट लगातार आ रहे हैं। नए जो कोविड को लेके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही है, चाहे वो रिसर्च की बात करें, चाहे वो वेरिएंट की बात करें, तो उनको लेकर राजस्थान कितना सतर्क है? क्योंकि जब तक हम ट्रीटमेंट के साथ में रिसर्च पे फोकस नहीं करेंगे और चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे इसको? देखो, कोई भी परिस्थिति हो, राजस्थान सब परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार का जो उद्देश्य है, आज हमारे ओमिक्रॉन जो आया नया वेरिएंट, उसके भी कोई गंभीर सारे जो केस आए हमने उनकी जांच करवा ली। जांच कराने के बाद वो सारे नेगेटिव हो गए और आज हम कह सकते हैं एक भी डेथ, मेरे ख्याल से पूरे देश में एक भी डेथ अब तक ओमिक्रॉन से नहीं हुई है।
इसलिए इतना ये वेरिएंट जो खतरनाक दूसरी लहर थी उससे खतरनाक इतना नहीं है। इसलिए इसमें कोई बाहर से जो साउथ अफ्रीका से जो एक परिवार आया था उसी से जो रिलेटेड लोग थे उन्हीं में ये वेरिएंट फैला है, बाकी में हमारे कहीं भी प्रदेश में बाकी नहीं है। तो विदेशों से जो आने वाले लोग हैं, चाहे साउथ अफ्रीका से आए चाहे बाहर से आए, उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने RT-PCR कराने के लिए निर्देश दिए हैं, उनके ऊपर निगाह रखने के लिए किया है। कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी पूरी सूचनाएं संकलित हम कर रख रहे हैं और पूरी वाच रख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि बाहर से लोग आकर यहाँ बीमारी फैला दे। उसकी पूरी सावधानी बरती जा रही है। अभी इस वक्त एक बात सबके जहन में है कि स्कूलें वापस से खोली जा रही है, स्कूलें खोली गई है, बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, तो अभी जो परिदृश्य बन रहा है, जिस तरह का बदलाव हो रहा है, उसमें स्कूलों को लेकर के चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई अलग से गाइडलाइन वगैरह, कुछ तैयारियां वगैरह इस तरह की, ताकि जो बच्चे जो, क्योंकि अभी उन्होंने टीकाकरण उनका नहीं हुआ है, तो वो लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए क्या प्लान है? देखो, वैसे तो भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन काम करती है पूरे देश में। अभी भारत सरकार की कोई गाइडलाइन इस तरह की नहीं है। हमारे यहाँ भी सारी चीज़ें हमने अनलॉक कर दी है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, ट्रेन है, प्लेन है, सारी बसें वगैरह है, सारी चीज़ें हमने अनलॉक करके आज स्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमको कोई ऐसा कदम उठाना पड़े। स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य है। सामान्य परिस्थिति में ना हम स्कूल बंद कर रहे हैं, ना कॉलेज बंद कर रहे हैं, ना कोई और संस्थान बंद कर रहे हैं। स्थिति बेहतर तरीके से चलाने के लिए निश्चित रूप से हम निगाह पूरी रख रहे हैं और टेस्ट हमने पहले से ज़्यादा बढ़ाए हैं। हमने वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया है। हमने कलेक्टर्स को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमने भी कहा है 31 दिसंबर तक आप सबका वैक्सीनेशन करें, जिससे दोनों डोज जिनके लग जाएगी वो निश्चित रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। ओमिक्रॉन भी अगर उनको हुआ, कोविड भी दोबारा हुआ, तो उनको कोई अपनी जान का खतरा नहीं है। सारी तरह की स्थिति कंट्रोल है। और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हमने अभी, आप देखेंगे इस महीने में हमारे 59-60 लाख के भी करीब हमारे वैक्सीनेशन हुआ है और अभी काफ़ी दिन बाकी है, 15 दिन। तो हम चाहते हैं कि सबका वैक्सीनेशन हो, 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो, दोनों डोज लगे, उसके बाद लोगों को हम निश्चित रूप से कह सकते हैं लोग सुरक्षित है। ओमिक्रॉन का खतरा कोई इतना नहीं है। हमारे यहाँ एक ही फैमिली के टच से फैले थे, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। देखिए, कोरोना से पहले एक सोच रखी गई थी, हर घर को, हर परिवार को उनके नज़दीक में ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए नई सोच लाई गई थी जनता क्लिनिक की। आज जनता क्लिनिक की जो सोच है वो धरातल पर पूर्ण तरह उतर नहीं पा रही है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, उस मैनेजमेंट में पूरा मशीनरी लग गई थी। अब उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम रहेगा? देखो, हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, घर घर दवाइयाँ बांटने के लिए हमारे वो विशेष वाहन हमने लगाए। 295 वाहन घर घर डोर टू डोर जाकर दवाइयों का वितरण करते हैं, जांच करते हैं। उसके लिए 295 वाहन आज हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं। और अभी बहुत बड़ा एक और हमने कैंसर का एक बहुत बड़ी वाहन तैयार किया है और उसको भी हम गाँव में भेजेंगे। और मुख्यमंत्री जी से हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो हर जिले के लिए ऐसे जो कैंसर की क्या है, गाँव के लोग समझ नहीं पाते हैं मेरी कौन सी बीमारी है, जब लास्ट स्टेज आती है तब वो जाके हॉस्पिटल में आते हैं। ऐसे वाहन जो अभी एक शुरू किया है, उस वाहन हर जिले में होगा। तो प्रारंभिक तौर पर अगर किसी को गंभीर बीमारी है उसका पता चले कि गांव-गांव में जाकर इसकी जांच करेंगे। हम चाहते हैं राजस्थान को जो निरोगी बनाने की मुख्यमंत्री जी ने जो कल्पना की है उसको साकार रूप में परिणित करने के लिए हमारा विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आमतौर पर देखा जाता था विदेशों के अंदर लोगों को सिक्योरिटी मिलती थी, हेल्थ सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी देने का जो काम है वो राजस्थान सरकार ने किया है। चिरंजीवी योजना के यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च की है। कैसे मानते हैं हर परिवार को एक बीमा के दायरे में लाया गया है, और ये सोच जो विदेशों में सोच की जाती है वो राजस्थान से शुरुआत की गई है, किस तरह से मानते हैं इस योजना को? सर, ये योजना राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको मैं एक तरह से संजीवनी योजना मानता हूँ। एक तरह से लोगों को जीवनदायिनी योजना मानता हूँ। जो गरीब परिवार है, आवासहीन लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो जिस तरह के लोग हैं, गरीब लोग परिवारों को, राजस्थान के सभी परिवारों का, सारे परिवारों का हमने इसमें बीमा किया है। सबको इलाज की सुविधा दी गई है। 5 लाख तक का बीमा हर परिवार का राजस्थान का होगा। उसमें उसको निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो इलाज कराएगा तो उसका सारा का सारा पेमेंट, उसका बीमा सरकार कराएगी निःशुल्क, और उसका पेमेंट बीमा कंपनी करेगी 5 लाख तक का। इसलिए इसके बाद लोगों को निश्चित रूप से
एक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है कि हम बीमार भी हो जाएंगे तो हमको पैसे की चिंता नहीं है। पहले लोग अपने जेवर ज़मीन सब बेचते थे इलाज कराने के लिए, बर्बाद हो जाते थे लोग। आज किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये बहुत कारगर साबित हुई है। 6 लाख से भी अधिक परिवारों का अब तक इसमें इलाज निःशुल्क रूप से हो चुका है। और ये बहुत अच्छी लोगों को, आम जनता में जो आज जिस तरह का क्रेज़ है इस योजना का, स्वास्थ्य विभाग का, चिरंजीवी का, निःशुल्क दवाई, फ्री जांच, तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस योजना में अभी भी निजी अस्पताल जो है उनकी भागीदारी जिस तरह की सोच थी हमारी उस तरह से नहीं हो पा रही है, तो निजी अस्पतालों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए और क्या कदम रहेंगे अपने, ताकि निजी अस्पतालों में वैसा ही ट्रीटमेंट मिल सके जैसे प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क मिल रहा है उस तरह से? अभी इस तरह की शिकायतें हमारे पास मिली नहीं है विभाग को, ना हमें मिली है कि निजी अस्पताल किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं। निजी अस्पताल भी खूब अपनी भागीदारी कर रहे हैं, सब अपने संसाधन लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए निजी अस्पताल भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई शिकायत अब तक मिली नहीं। अब मेडिकल एजुकेशन की बात करें, सरकार ने पिछले 3 साल में फोकस रखा है हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, प्रयास भी किए थे, तकरीबन 15 से अधिक कॉलेज की स्वीकृति मिली है, कहीं भी काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी 3 जिले ऐसे हैं जो कि मेडिकल कॉलेज की सौगात से महरूम हैं। क्या प्रयास रहेगा हमारा उन 3 जिलों के लिए, और साथ में जो मेडिकल कॉलेज खुल गए, अप्रूवल मिल चुके हैं जिनकी, उनमें टाइम बाउंड काम पूरा हो सके, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा सर? मुख्यमंत्री जी ने बजट में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है और 30 जिलों में करीब करीब काम शुरू हो गया। 3 जगह कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के कारण, और भारत सरकार से बराबर बातचीत की जा रही है, वहाँ भी हम शुरू कराएंगे। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में या हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की जो कमी है विशेष तौर पर राजस्थान में, उस कमी को हम दूर करेंगे। और हमारे बच्चे भी, गाँव के बच्चे भी, हर मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा तो वहाँ के बच्चे बाहर जाने में जो कठिनाई महसूस करते थे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उनको अपने ही वहाँ ज़िले में पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी और बहुत ही कम पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। हम चाहते हैं गाँव के बच्चे डॉक्टर बन के और अच्छी सेवा करें, और इसलिए 3 कॉलेज 33 जिलों में हमारी सरकार के समय हमारा लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी का 33 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए, और निश्चित रूप से इसको हम पूरा करें। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जो थी उसके वक्त पे एक बहुत बड़ी योजना निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। उसका दायरा ग्रास रूट तक बढ़ाने के लिए इस बार एक बड़ी पहल की जा रही है कि पीपीपी मोड पे हम CSC PSC पर जांचों का दायरा जो बढ़ाने जा रहे हैं। क्या मानते हैं इससे जो लोग हैं जिनका मुंह होता है मेडिकल कॉलेजों की तरफ, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों की तरफ, तो वो कितना रुक पाएगा? क्योंकि जब तक रेफर व्यवस्था है वो नहीं थमेगी तब तक हम हमारे चिकित्सा तंत्र को मजबूती नहीं प्रदान कर पाएंगे। जो गांव की CSC PSC है वहाँ पर भी लोगों की जांच हो, वहाँ समुचित इलाज हो, शहरों की तरफ भागना नहीं पड़े, इसलिए PPP मोड पर हम ये जांच का जो माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है, सब सेंटर CSC PSC सब लेवल पर हम ये सुविधाएं देने से अगले साल से जनवरी के बाद इसका हम शुरुआत कर रहे हैं। और बहुत अच्छा नतीजा होगा कि गांव में ही जांच हो जाए, वहीं इलाज हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो शहरों में नहीं आ पाते हैं, गंभीर होने के बाद ही उनको हॉस्पिटल लाया जाता है। प्रारंभिक तौर पर उनका इलाज जाँच होकर इलाज हो जाए। जैसे अभी डेंगू की बीमारी फैली या कोई भी उसकी जाँचें नहीं थी नीचे, तो लोगों को शहरों की तरफ आना पड़ा। हम चाहते हैं डेंगू की भी हर CSC PSC मशीन लग जाएगी, उसके बाद निश्चित रूप से लोगों का प्राथमिक स्तर पर इलाज होगा। और निरोगी राजस्थान का जो सपना है मुख्यमंत्री जी का, वो निश्चित रूप से CSC PSC पर भी जांच होगी तो उससे साकार होगा। निरोगी राजस्थान की आपने बात की हो, उसी में एक महत्वपूर्ण सोच रखी गई थी कि लोगों का खान पान जो है वो अच्छा मिले, उनको शुद्ध चीज़ मिले, और इसी को लेकर के सरकार ने एक बड़ी पहल की है, निदेशालय का गठन किया है। क्या मानते हैं जिस तरह से सरकार की सोच के साथ ये काम किया जा रहा है, प्रशासनिक सिस्टम जो है उसको मजबूत किया जा रहा है, फील्ड में मिलावटखोरों को रोकने के लिए क्या ये प्रभावी कदम रहेगा? देखो, पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था और उसमें भी काफ़ी अच्छा काम हुआ था। सरकार बदलने के बाद वो काम फिर रुक गया था। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की, अलग निदेशालय बनाकर सीनियर IAS ऑफिसर उसमें लगाकर, नीचे पूरा ढांचा तैयार करके, सब जगह लैब लगाकर, हर ज़िले में लैब हो, वहाँ पर जांच हो, वहाँ पर अभियान चलाकर पूरा स्टाफ इनका जो भी है इंस्पेक्टर वगैरह पूरी भर्ती करके, और निश्चित रूप से इसको हम वापस एक परमानेंट तरीके से इसको हम स्थापित करना चाहते हैं, जो हर समय वो जांच हो,
उनके नमूने ले, उनकी वहीं जांच हो, और जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, जिनके नमूने अवैध पाए जाते हैं, गलत मिलावट के पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जनता में भय होगा। हमारा कोई जब तंत्र ही नहीं है तो जनता में भय नहीं होता है, लोगों में भय नहीं होता काम करने वाले लोगों में, तो हमारा तंत्र सब जगह होगा। तो एक तरह से ऐसे काम करने वाले लोगों में भी भय होगा और वो भी ठीक से काम करेंगे। और हमने इसको 1 जनवरी के बाद, जनवरी से शुरू करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। उसको निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को शुद्ध खाना, शुद्ध चीज़ें मिले, खाद्य तेल है, मसाले है, ये सब चीज़ें शुद्ध मिलेगी तो वो बीमारियों से निश्चित रूप से उनको निजात मिलेगी। और ये पूरी कोशिश करेंगे हम इसका अभियान को एक व्यापक स्तर पर राजस्थान में चलाए, हमेशा चले। ये नहीं कि अभी 1 महीने चला दिया फिर 8 महीने बंद कर दिया, नहीं, परमानेंट रूप से इसको चलाएंगे, हमेशा चलेगा। कभी भी कोई शिकायत आई, नमूने भरने का, जांच कराने का काम एक तरह से परमानेंट रूप में इस विभाग को शुद्ध के लिए युद्ध जो निदेशालय बनाया है उसको निश्चित रूप से परमानेंट रूप पे चलाएं। हाँ, मिलावट रोकने की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन अगर हम पिछला ट्रेंड देखते हैं तो अधिकांश वही लोग लिप्त रहते हैं जो ट्रेडिशनल रूप से रेगुलर चल रहे हैं उसी काम में, और वही मिलावट आगे भी पकड़ में आता है। उसका कारण ये कि सख्ती से कार्रवाई नहीं होती। तो अब क्या निदेशालय बनने के बाद में और इनको सख्ती से कार्रवाई करने के लिए और अलग से कानून लाया जाएगा? पिछली बार जब हमने शुरू किया था, सरकार बीच में बदलने के कारण वो सब चीज़ें शिथिल पड़ गई। ना कोई निदेशालय बना, ना कोई अधिकारी लगा, ना कोई तंत्र बना, ना कोई काम ही नहीं हुआ। इससे हम इसको वापस शुरू कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको इतने व्यापक स्तर पर शुरू करेंगे जिससे लोगों को शुद्ध खाने पीने की चीज़ें मिलें। स्वास्थ्य सूचकांक राजस्थान ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है केंद्र सरकार ने, और उसमें स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर राजस्थान की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे देश भर के अंदर कह सकते हैं बहुत ही अच्छी देखी गई है। चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, चाहे वो नवजात शिशु मृत्यु दर हो, तमाम तरह की जो सूचकांक है उनमें राजस्थान की परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रही है। क्या ये सूचकांक और अच्छा सुधरे और अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रहे, उसके लिए और क्या प्रयास रहेंगे आपके? जब प्रारंभिक तौर पर लोगों का सही इलाज होगा, सही निदान होगा, सही जांच होगी, सही दवाइयाँ मिलेगी, तो उसको परमानेंट इलाज होगा, निश्चित रूप से सूचकांक ठीक होगा और भी ठीक होगा। खाने पीने की चीज़ें शुद्ध मिलेगी, वातावरण शुद्ध होगा, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी जो फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री जांच है पिछले 3 साल से, उसके कारण ये सूचकांक सुधरा है। चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे दूसरी हो, सब में बहुत सुधार हुआ है। तो ये निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी कि निरोगी राजस्थान, उसी का परिणाम है कि आज इतना अच्छा परिणाम पूरे देश में हमारी सरकार का आया है। बहुत अच्छी बात है। इसको और सुधार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समुचित इलाज मिले, दवाइयाँ फ्री हो। पहले डिलीवरी के लिए भी लोग वहीं डेथ हो जाती थी, प्रसूता की, उसकी सबकी। आज उसके लिए 108 का एम्बुलेंस है, 104 है, जननी सुरक्षा है। तो निश्चित रूप से उसको वहाँ पर लाएगी, वहाँ पर छोड़ेगी, फ्री डिलीवरी होगी, फ्री इलाज होगा, फ्री दवाई होगी। पहले तो डिलीवरी के लिए लोग घबराते थे, मैं गाड़ी का किराया कहाँ से दूंगा, दवाइयों के पैसे कहाँ से लाऊंगा, सोच थी पहले ही। जब ये मुख्यमंत्री जी ने सारा चीज़ फ्री किया है पिछले कार्यकाल से, तो निश्चित रूप से लोग निश्चित रूप से उन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही है, अच्छी तरह डिलीवरी हो रही है, तो उससे निश्चित रूप से निरोगी राजस्थान बन रहा है, लोगों को दवाई मिल रही है, समुचित इलाज हो रहा है। तो निश्चित रूप से सूचना ठीक होगा ही होगा, और भी ज़्यादा बेटर होगा। आप देखना अगले 2-3 साल में, आने वाले समय में राजस्थान का और भी बेटर, अच्छी तरीके से लोगों को और निरोगी राजस्थान बनाने में ये सब चीज़ें कारगर साबित होंगी। मंत्री जी, प्रयास सारे हैं, चाहे वो बात करें निःशुल्क दवा की बात करें, चाहे वो सिस्टम को मजबूत करने की बात करें, सुदृढ़ करने की बात करें, लेकिन आमतौर पर एक शिकायत रहती है कि जिनके ऊपर जिम्मा है, डॉक्टर्स जो इस विभाग के लिए सब कुछ माने जाते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में रहती है। कई बार ऐसा रहता है जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर बैठते नहीं है, चाहे वो नीचे ग्रास रूट की बात करें, इसीलिए रेफरेंस के जो केस जो हैं वो बढ़ते हैं। ऐसा कोई मैकेनिज्म जिससे कि डॉक्टर्स की ये सुनिश्चित की जाए कि वो सीट पर बैठे अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करें, उसके लिए कोई अलग से कोई सोच, कोई विचार, कोई अलग से मैकेनिज्म डेवलप करने की बात? हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों का जो व्यवहार है, उनकी शिकायतें जो आ रही है, उनको ठीक करने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। वो भी एक तरह से इस योजना में, मुख्यमंत्री जी के निरोगी राजस्थान में, जब चिकित्सक है वो उसको निश्चित रूप से इसमें योगदान देना चाहिए, पूरा समय अस्पताल में दे, समुचित इलाज करे, लोगों को ठीक से ट्रीट करे, अपना व्यवहार सुधारे। अस्पताल में जो पेशेंट आए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ समानता का व्यवहार करे। इस तरह की शिकायतें आएगी तो निश्चित रूप से हमने एक जन सुनवाई कक्ष
हमने शुरुआत की अभी SMS में। ऐसे हम जन सुनवाई कक्ष सब जगह स्थापित करेंगे। वहाँ पर लोगों की अगर कोई इस तरह की शिकायत है, वो उस जन सुनवाई कक्ष के रजिस्टर में अपनी शिकायतें दर्ज करेंगे। उनको हम देखेंगे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी देखेंगे, और निश्चित रूप से हमारे अधिकारी देखेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। डॉक्टरों को भी अपना व्यवहार ठीक करना। सरकार इतना खर्च कर रही है, इतना कुछ निरोगी राजस्थान बनाने के लिए कर रही है, तो डॉक्टरों से भी मेरी अपील आपके माध्यम से, उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता की सेवा के लिए जब उनकी नियुक्ति हुई है, निश्चित रूप से वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करूँगा। सर, चिकित्सा विभाग शायद बात करते हैं संविदा कर्मियों के हिसाब से सबसे बड़ा विभाग है, और सरकार ने भी प्रयास शुरू किया है कि संविदा कर्मियों के लिए अलग से कैडर बनाने की बात की जा रही है। क्या मानते हैं जो लोग आपसे पिछले 10 सालों 15 सालों 20 सालों जुड़े हुए हैं और उन पे एक ठप्पा लगा हुआ है संविदा कर्मियों का, उनके मन की जो पीड़ा है वो सरकार कब तक सुन पाएगी, कब तक कैडर बन पाएगा, और उनको क्या उम्मीद है कि वो अपनी सरकारी नौकरी का जो सपना लेके बैठे हुए हैं? इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है, और कल कैबिनेट में ये मामला आया तो सारे मंत्रियों ने एक स्वर से ये कहा कि संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, और इनके ये संविदा का ही लगाए, इनको निश्चित रूप से परमानेंट करें। उसके लिए सेवा नियम बनाने के लिए भी हमने कल अप्रूवल दे दिया कैबिनेट में। बहुत जल्दी सारे संविदा कर्मी जो लगे हैं, वो बहुत जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की ओर से, राजस्थान की सरकार की ओर से। उनको सबको हम परमानेंट करेंगे, किसी को हटाएंगे नहीं, और उन पर जो ये संविदा की तलवार लटकी है बहुत जल्दी हटे। हाल ही में आपको चिकित्सा महकमे की जिम्मेदारी मिली है, उससे पहले उद्योग विभाग में आपने 3 साल काम किया है। क्या देखते हैं 3 साल जो उद्योग विभाग में आपने काम किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं राजस्थान के इंडस्ट्री क्षेत्र को आगे बढ़ाने? तो उद्योग विभाग का 3 साल का जिम्मा जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया, मैं उसको निश्चित रूप से एक तरह से अशोक गहलोत के कार्यकाल का स्वर्ण युग कहूँगा उद्योग को। ऐसा इतना बड़ा काम कभी भी उद्योगों में नहीं हुआ। नई औद्योगिक नीति बनी, MSME एक्ट लेकर नए आए, रिप्स पॉलिसी लेकर आए, वन स्टॉप स्टॉप लेकर आए। हमने सारी चीज़ें जो करना चाहे, और हमने सारे राजस्थान में उद्योगों को कैसे हम विकसित करें, राजस्थान में किस तरह उद्योगों की स्थापना हो, उसके लिए हमने सारे ब्लॉक में 147 ब्लॉक ऐसे थे हमारे अभी जहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, उनमें से 68 पहली बार हमने बजट में माननीय मुख्यमंत्री से अनाउंस कराए कि 68 औद्योगिक नए क्षेत्र विकसित करेंगे, और उस 68 की बजाय हमने करीब 100 औद्योगिक क्षेत्र अभी विकसित करके हमारे तैयार है। और हमने वन स्टॉप स्टॉप एक ही छत के नीचे, पहले निवेश इसलिए नहीं आते थे हमारे कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी उनको परेशान करती थी, उनको परमिशन नहीं मिलती थी, उनको जगह जगह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ता। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन स्टॉप स्टॉप हमारे उद्योग भवन में एक ही छत के नीचे 14 विभाग के अधिकारी बैठेंगे। 14 विभाग के अधिकारी 100 तरह की जो उनकी स्वीकृतियां हैं वो एक ही छत के नीचे हो जाएगी। टाइम बाउंड प्रोग्राम, इसके लिए कानून बना दिया हमने अभी पिछले विधानसभा सत्र में, कानून बनाकर उनको बाउंड कर दिया कि आपको इतने दिन में करना ही करना पड़ेगा। और वहाँ पर आप देखेंगे उसका बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी अभी शायद जल्दी कभी भी उद्घाटन कर सकते, बिल्कुल तैयार है उद्योग भवन में पूरा। आप देखना का आपको लगेगा कि राजस्थान का उद्योग विभाग कितना बदल गया। तो इसलिए राजस्थान में जो निवेश आ रहा है, हमारी जो नई नीतियां हैं, नए जो हमारे कार्यक्रम हैं, नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, हमारे पास लैंड बैंक है, हमने सारी राजस्थान में किसी कोने में लगा हुआ इंडस्ट्री आपको वहीं ज़मीन मिलेगी, ऐसी सुविधाएं हमने विकसित की है। इसलिए आज राजस्थान में जो हमारा समिट हो रहा है 24-25 जनवरी को ऐतिहासिक समिट होगा, इतना होगा कि वो एक्चुअल होगा, जो भी होगा, जो MOU हो नहीं रहेगा, वहाँ पर स्टोन लगेगा, कहाँ ज़मीन है, कहाँ पर आपको इंडस्ट्री लगानी है, उसकी शुरुआत उसी दिन होगी। 24-25 को माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इतना सारा बड़ा इन्वेस्ट, पहले जो रेसिडेंट राजस्थान हुआ उसमें आपको पता है 6% ही एग्जीक्यूट हुआ था, अब 100% जो भी होंगे 100% एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा हमने नीतियाँ बनाई हैं, ऐसे प्रोग्राम किए हैं, और हम चाहते हैं राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। उसके लिए हमने अभी दुबई भी गए थे, हमारे एक मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल, अहमदाबाद भी गए हैं, अभी बॉम्बे भी गए हैं, बेंगलोर भी गए हैं, कलकत्ता भी जाएंगे। पहले कोविड के कारण हम इसको इंटरनेशनल नहीं कर पाए, अब ये अपने देश का ही है, राष्ट्रीय स्तर का ही है। अब पहले हम विदेशों से भी जाने की प्लान थी, पर कोविड के कारण अब शायद उसको हमने छोटा कर दिया। पर बहुत अच्छा निवेश आएगा, और बहुत अच्छा निवेश, इतना अच्छा आएगा निवेश कि राजस्थान में कभी नहीं आया। प्रसाद लाल मीणा 6 बार से विधायक हैं आप, ग्रास रूट से जुड़ी हुई एक एक समस्या, जनता जुड़ी हुई, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र की हो या और क्षेत्र की हो,
हर चीज़ आपसे सीधे आपके पास आती है, पहुंचती है। ऐसे में अगले 2 साल आपका क्या विजन रहेगा मेडिकल क्षेत्र में कोई नवाचार को लेकर के, ताकि वो 2 साल भी याद रखे जाएं चिकित्सा क्षेत्र में कि वास्तव में ऐसा कुछ काम हुआ है, ग्रास रूट के मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है चिकित्सा महकमे से? देखो, वो 3 बिंदु ऐसे बता दीजिए इस पर आप काम करना फोकस रखेंगे। हमारा पहला तो ये होगा, हर सब सेंटर हो, पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ पर निर्धारित रूप से जो पोस्टेड लोग हैं वहाँ पर जाकर वो सेवा करें सरकार के नियमों से। वो अपने हेडक्वार्टर पर रहे, वहाँ पर पेशेंट का, रोगी का कोई भी टाइम नहीं होता, कभी रात को भी आ जाए, दिन में भी आ जाए, तो हमारा ये रहेगा कि वहाँ पर हेडक्वार्टर पर रहे। सारे सब सेंटर हो, चाहे हमारे जो विकसित पीएचसी, सीएचसी, आदर्श सीएचसी, पीएचसी पर 24 आवर लोगों को सेवाएं मिले, वहाँ पर कोई कर्मी वहाँ रहे। ये नहीं 3 बज गए वो ताला लग गया, इस चीज़ को मैं दूर करूँगा। लोगों को ये लगेगा कि हमारी सीएचसी, पीएचसी जो भी है वहाँ पर 24 आवर कर्मचारी हमारा चिकित्सक रहे, ऐसा कंसेप्ट हम विकसित करेंगे। और हम डॉक्टरों को भी कहेंगे अपनी सुविधा से बता दें भाई आपको कहाँ रहना है, गाँव में कहाँ नहीं रहना है। ये नहीं हम कोई राजनीतिक आधार पर डॉक्टरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, उनकी इच्छा को भी जानेंगे कि आपको जहाँ रहना है, पर रहिए आप वहाँ पर हेडक्वार्टर पे, जिससे लोगों को ये लगे कि हमारी कभी भी कोई बीमारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमको यहाँ सुविधा मिल जाएगी। ऐसा ये सबसे पहला काम करने का है, वहाँ पर हेडक्वार्टर पर रहने का। दूसरा ये दवाइयाँ हैं, हमारी एम्बुलेंस है, हमारी जो है जो भी वहाँ पर परमानेंट सर्विस उनकी रहे। ये निश्चित रूप से राजस्थान की ग्रास रूट पे आदमियों को सुविधाएं मिलेगी तो वो शहर की तरफ नहीं आएगा। जब उसको वहाँ सुविधाएं नहीं मिलेगी तब वो शहर की तरफ आएगा। आज गांव में डॉक्टर रहते नहीं, नर्स रहती नहीं, तो ये निश्चित रूप से एक लेगा हमारे लिए अभिशाप है। इसको हमें निश्चित रूप से दूर करना। मैं उनकी इच्छा से ही कह दूंगा भाई आपको कहाँ जाना है वहाँ जाएँ। पॉलिटिकल आधार पर कोई डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर के ट्रांसफर अब नहीं होंगे कि ये आदमी इस पार्टी का है, ये इसका है, इस आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग है पहले भी नहीं करता था और ना अब करूँगा। उसकी इच्छा के अनुसार वो जहाँ सेवा देना चाहे वहाँ दे, हमको कोई एतराज़ नहीं। तीसरा बिंदु है कि हम जन सहयोग भी लेंगे। जनता के भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, गांव में सरपंच है, प्रधान है, हमारे दूसरे हैं, उनसे भी अपेक्षा करेंगे वो बराबर उनकी सुविधाओं को देखें वहाँ पर। और जनप्रतिनिधियों को हम और अधिकार देंगे। प्रधान वहाँ जा पर उसकी चेकिंग करे, लोगों की समाचार पूछे। सरपंच का और दायित्व बढ़ाएंगे हम सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर पर कि वो अपनी व्यवस्थाओं को देखें, वहाँ नर्स, कंपाउंडर वगैरह रहते कि नहीं। हम जनप्रतिनिधियों को और व्यापक अधिकार देंगे, जिससे वहाँ उनसे तालमेल करके वहाँ पर चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हम जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ेंगे। ये पहले जो कमेटियाँ होती थी हमारे सीएचसी, पीएचसी लेवल पर, वो सब कमेटियाँ करीब करीब बंद हो गई 10-15 साल से। उनको वापस विकसित करके हम उनको दोबारा जोड़ के कि वहाँ क्या गाँव में जन सहयोग से क्या काम किया जा सकता है, क्या हो सकता है और कैसे बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है, हमारे जनप्रतिनिधियों से बात करके उनको इसमें जोड़ेंगे, जिससे और इसको बेहतर बना सकें। सर मेरा अंतिम सवाल है, इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती अगर आपके पास देखी जाए तो इस वक्त है कोविड की तीसरी लहर से रोकना। राजस्थान कितना तैयार है, क्या आपका पूरा तैयारियां हैं, और साथ में उसके लिए और क्या अतिरिक्त इंतजाम करेंगे, ये अंतिम सवाल है मेरा। क्या तैयार है राजस्थान पूरा? देखो, राजस्थान में जो भी संभावनाएँ थी पिछली बार, जो जिन संकटों का हमने सामना किया, उन संकटों को दूर करने के लिए हमने व्यवस्थाएं कर दी। सबसे ज़्यादा संकट हमारे सामने आया था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन भारत सरकार ने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी करके उड़ीसा से अलॉटमेंट किया था, जो आने बहुत उसी समय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया 40,000 कंसंट्रेटर खरीद के हमने सारी सीएचसी, पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाए। और दूसरा, हमने 500 के करीब हमने ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में शुरू कर दिए हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 18-19 को कर दे। 500 के करीब, 550 बनाने थे, 40-50 का काम कुछ अधूरा है। 500 ऑक्सीजन प्लांट हमारे तैयार हैं। अब कोई परिस्थिति आए, ऑक्सीजन का संकट नहीं आएगा, ना किसी के ऑक्सीजन के अभाव में जान जाएगी। और बेड की व्यवस्था है, अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए हैं, वेंटिलेटर भी बढ़ाए हैं, सारी व्यवस्थाएँ की है। जेके लोन अस्पताल में जैसे कोटा में पहले आया तो उसको बहुत अच्छा बना दिया। जहाँ भी व्यवस्थाएं थी अस्पतालों को हमने बहुत बेहतर बनाया है। और जयपुर में भी हमने वो RUSH हमारे जो जिसने हमारी दूसरी लहर में बहुत मदद की, उसको भी और हम अच्छा बना रहे हैं। कहीं भी अस्पतालों में, कहीं भी CHC, PHC पर हमारे किसी भी ऑक्सीजन की, दूसरे संसाधनों की, हमारी दवाइयों की कोई कमी नहीं आई। इसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है, पूरा विभाग इसके लिए सतर्क है। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा, जिन्होंने बताया किस तरह से 3 साल का सरकार का कामकाज रहा। साथ में उन्होंने ये बताया कि राजस्थान कोविड से रोकथाम के लिए पूरी तरह सतर्क है, हर तरह की तैयारी है।
साथ में उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है उन लोगों को जो फील्ड में काम करते हैं कि सब लोग काम करें और काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते किसी का तबादला नहीं होगा, वो काम करें और काम पर ही फोकस रखें।